नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ समाज सेवी युवा भाजपा नेता विक्रम सिंह पटेल जी हैं। विक्रम सिंह पटेल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज विक्रम सिंह पटेल से उनके आदर्श राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। पटेल जी, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, आप इलाहाबाद के माननीय नेताओं में से एक हैं, भाजपा के, सरकार है आपकी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आप विभाग बोलते भी हैं, ये राजनीति में इधर क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? बदलाव तो आपने प्रारंभ किया जी। आपने बात कही कि भाजपा में नेता। भाजपा एक पारिवारिक संगठन है, उसमें नेता कोई नहीं है, उसमें सब कार्यकर्ता हैं। अच्छा। चाहे आप माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आप देख लें, वो भी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। चाहे आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कर लें, चाहे आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बात कर लें, चाहे आप माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर लें, यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने आप को नेता नहीं मानता है। सब लोग अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। सर, जो समाज की अगुवाई करता है वो तो नेता होता ही है। एक जनरल टर्म है नेता। नेता एबॉलिश नहीं हो गया है किसी डिक्शनरी से। तो चलिए, नेता शब्द पर ना बहस करके आप मुझे खाली ये बताइए कि आज राजनीति में क्या बदलाव विक्रम सिंह पटेल देख रहे हैं? राजनीति में बदलाव कहाँ है? राजनीति तो कभी बदलती नहीं है। राजनीति का संदर्भ हम लोग अगर सत्ता से लेते हैं तो वो कार्य भारतीय जनता पार्टी बहुत ही निष्पक्ष तरीके से सभी लोगों के लिए, हर वर्ण के लिए, हर जाति के लिए, गरीब अमीर सभी के लिए बराबर कर रही है। इसके पहले क्या होता था, अगर कोई सरकार बनती थी तो उसमें जाति समीकरण देखे जाते थे। उसमें ये देखा जाता था कि हमारा नेता इस जाति का है, इसलिए हम इस नेता के साथ रहें। अमुक पार्टी में अमुक नेता या अमुक मुख्यमंत्री अमुक जाति का है, इसलिए हम उसके साथ हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व या भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जब से वो सत्ता और सरकार में आई है, कोई भी उदाहरण आप मुझे ऐसा बता दीजिए जिसमें आप जातिगत लांछन लगा सकें। नहीं, आजकल मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। आजकल तो बहुत ऐसे बातें आती हैं कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है ना। बलिया में कार्रवाई। आप मुझसे अगर इस पे स्पष्ट बात करिए। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में क्या आप माननीय मोदी जी की जाति जानते हैं, या आप माननीय योगी जी की जाति जानते हैं? और अगर आप जानते भी हैं तो मुझे यह बता दीजिए कि वो जाति उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत है और क्या उतने प्रतिशत लेके आप सरकार बना सकते हैं? बात जात को लेकर सरकार बनाने की नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता कि किसी एक जात को लेकर कोई सरकार बना सके, और ना तो आज तक बना है। लेकिन ये आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पे हमेशा लग रहा है कि ये सेलेक्टिव कार्रवाई होती है। बलिया का भी केस देख लीजिए या कहीं और का हाथरस का केस देख लीजिए, तो ये बातें आती हैं। और जात एक नया समीकरण हमेशा रहा है और आज भी है। तो क्या आपको लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासन होने की वजह से जातीय समीकरण ही समाप्त हो गया, जात पर बातें नहीं होती है? मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट बात करना चाहूँगा कि इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, चाहे उसमें डिपार्टमेंट के प्रमोशन पद, डीएम, एसडीएम, आईपीएस, पीपीएस, या जो भी सरकारी योजनाएं हैं, वो सरकार की अमुक जाति के लोगों के द्वारा ही उसका रसास्वादन किया जाता था। इस बात से कहीं ना कहीं 100% नहीं तो 80 से 90% के बीच में हर व्यक्ति सहमत होगा। तो आज पर भारतीय जनता पार्टी में मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि जिस जाति के या जिस वर्ण के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनके लोगों द्वारा उतनी आधार पर क्या रसास्वादन हो रहा है? नहीं हो रहा है। राजनीति कभी जो है स्वार्थ की नहीं होती है, ये कहा जाता है सैद्धांतिक रूप से। नहीं, ये इस बात से अंदर क्या होता है इसको कोई नहीं जानता है, इसलिए मैं अंदर की बात नहीं जानना चाह रहा था। मैं बाहर की ही बात को जानना चाह रहा था। जो जनता ज़्यादा देखती है, वो ज़्यादा सुनती है।
मेरा ये कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे, आपकी भी तमाम पोस्टर ऐसे होर्डिंग सब लगे हुए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार, बहुत हुआ स्त्री पर अत्याचार, अब की बार फला सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, काला धन, बेरोजगारी। सर ये सब नारे तो खत्म हो गए। नहीं, ये ऐसा 100% लोग तो हमारे समर्थन में नहीं है, पर बहुमत तो हमारी है। हाँ, बस बहुमत का डंडा है तो चाहे जो बहुमत का डंडा नहीं होता चाहे जो कह के पलट जाए। इसको आप लोकतंत्र की हत्या मत करिए, लोकतंत्र को आप दबाइए नहीं। लोकतंत्र ने, जनता ने सरकार को चुना है। कितने लोगों ने चुना है? आधे से ज्यादा लोगों ने चुना है। तो जो आधे से ज्यादा जो चुने हैं वो इससे संतुष्ट हैं। आधे से कम लोग जो इस सरकार के विरोध में वोटिंग के समय थे, उसमें से बहुत से लोग अभी भी हमारी पार्टी में आ गए हैं, हमारे समर्थन में आ गए हैं। और बात रही महंगाई, भ्रष्टाचार की, तो एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा कि हमारे यहाँ पर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, क्या वहाँ पर आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अलग लाइन, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की अलग लाइन, ये तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों की अलग लाइन, क्या आपने ऐसा देखा है? ये तो संवैधानिक चीज है, संविधान में ये नहीं है कि मैं आपसे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जवाब आपसे लेना चाहता हूं। नहीं, मैं आपको मेरे प्रश्न में ही भाजपा के नेता हैं और हर नहीं, कार्यकर्ता सर, कार्यकर्ता आपने अपनी सरकार के को आईना दिखाने के लिए हर थाने पर अपना कैंप लगवाया था और ये आपने कोशिश किया था, सिद्ध करने की भी कोशिश किया था, तमाम लोगों की थाने में FIR नहीं लिखी जाती है। भाजपा का ही शासन था, किसका नहीं लिखा जाता था? किसी जाति विशेष का नहीं लिखा जाता था कि आम आदमी का नहीं लिखा जाता था? आखिर विक्रम सिंह पटेल ने ये मुहिम क्यों चालू करनी पड़ी? ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ऐसा है, ये सिक्के का दूसरा पहलू नहीं, ये सिक्के का सरकार का पहलू है। एक्चुअली 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। मैं बराबर से क्षेत्र में कार्यरत हूँ, जहाँ पर लोगों को समस्या थी। अब एक एक व्यक्ति को तो मैं चुन चुन करके उनको थाने बुला करके काम करूँगा नहीं। जैसे ही सरकार बनी और जिनको मैं पूर्णतः, जिनसे मैं सहमत था और उचित था कि 100% इसके साथ गलत कार्रवाई हुई है, ऐसे लोगों को थाने वाइज में बुला करके, पुलिस वालों से बात करके उनका जो है मैंने साथ दिया। उसका मैंने सही रास्ते में सकारात्मक तौर पे कार्य किया। ये मेरी जिम्मेदारी थी मेरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मेरी अपनी जिम्मेदारी थी मेरे परिवार के प्रति, मेरी जिम्मेदारी थी मेरे अपने पार्टी के प्रति। मैंने वहां पर किसी को आईना नहीं दिखाया। नहीं, आज सरकार को तो आईना दिखाया कि नहीं हो रहा है? ना, ये आपका सोचना है। मेरा ये सोचना है कि सरकार आई है, इसके पहले 15 साल में जो भी हमारे शोषित लोग हैं, जो भी हमारे पार्टी, हमारे परिवार के लोग हैं, जिन लोगों के साथ कहीं ना कहीं पे दूसरी सरकार ने नकारात्मक रवैया अपनाया था, उसको ठीक करने के लिए मैं थाने पर बैठा, लोगों का कार्य कराया। इसका एक मैं आपको और परिणाम बता दूं, एक भी कहीं से कोई ऐसा केस अगर आपके पास सुनने में आया हो या कहीं पेपर में छपा हो, झूठ का भी छपा हो कि हाँ विक्रम सिंह ने वहां पर बैठ के गलत काम कराया या गलत लोगों को बचाया या सही लोगों को फंसा दिया, लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल ने ये तो दिखाया कि आज भी थाने का रवैया वही है जो पहले था। नहीं, थाने का रवैया नहीं। चलिए, मैंने अपना रवैया बदला कि जब पहले की सरकारों में हम लोगों का कार्य नहीं होता था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वो कभी थाने पे नहीं जाया करते थे, उनके ऊपर शोषण होता ही रहता था। उस चीज को बचाने के लिए मैंने अपने परिवार के सदस्य होने के नाते मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो मैनेजमेंट गुरु हैं, बहुत मैनेज करते हैं, नेटवर्क उनका बहुत बड़ा है। आखिर क्या ऐसी कमी रह गई मैनेजमेंट में कि अब चुनाव नहीं लड़े? भाई चुनाव, मेरे पिताजी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। पिताजी के नाम से राजनीति में नहीं जाने जाते हैं, आपने अपनी अलग छवि बनाई है कि पिताजी के ही परछाई में आप रहेंगे? माननीय मनोज जी, आज आप पत्रकार हैं जी, भगवान करे कल आपके प्रेस चलें, आप मालिक बन जाएं, आपके यहाँ मनोज जी जैसे 100 आदमी काम करें। अब जब आप मालिक बन जाएंगे, जब आप मुखिया बन जाएंगे, तब आप क्या सोचेंगे? तब आप ये सोचेंगे कि जो आपका परम हितैषी होगा
उसको आप सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा करेंगे और उससे कहेंगे विक्रम सिंह पीछे से खड़े होकर के आप लोगों को मैनेज करो और देखो। तो ये पार्टी ने मुझे कार्य दिया है, ये पार्टी ने मुझे कार्य दिया है कि अभी आप इन सब लोगों को वॉच कीजिए, कहां पर कमी आ रही है उसको बताइए। यहां पर मन्नी केसरी देवी जी को लोकसभा का टिकट मिला, मैं बेहद प्रसन्न था। आप इस चीज को वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि जिस दिन उनको टिकट मिलने घोषणा होनी थी उसके 1 घंटे पहले मैं और वो एक साथ बैठे हुए थे। नहीं तो बात यह है कि पार्टी का मुखिया एक तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि आप टिकट मांग रहे थे। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। एक तरफ आप ये कह रहे थे। देखिए, जहां पर मांगना शब्द आ जाता है वहां पर मैं याचक हो जाता हूं। जहां पर मांगना शब्द आ जाता है वहां पर मैं याचक हो जाता हूं। मैं किससे मांग रहा हूं? मैं अपने से समृद्ध वाले व्यक्ति से मांग रहा हूं। अब ये उसका विषय वस्तु है कि वो अपनी चीज मुझे दे या ना दे। अगर देता है तो अच्छा, नहीं देता है तो भी अच्छा। मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं उसको गलत कह सकूं। ये मुखिया ने मेरे तय किया है, मुझे उसी रास्ते पे मेरा चलना है। सवाल ये है कि डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं 2022 विधानसभा की बात कर रहा हूं। देखिए, चुनाव लड़ना, विधानसभा में जाना, लोकसभा लड़ना, लोकसभा के अंदर जाना, ये पार्टी तय करती है। मैं तो याचक वाली स्थिति में हूं। अगर पार्टी को लगता है कि नहीं इसको 100 में 100 नंबर देना है, वो हमें 100 में 100 नंबर देगी, हमें लोकसभा और विधानसभा भेजेगी। अगर उसको लगता है कि नहीं इस कुंदन को अभी और जलाना है, इसको अभी और तपाना है, तो मैं तपने के लिए भी तैयार हूं। इसमें मुखिया के ऊपर कोई गलत आक्षेप या रुष्ट होने का तो कोई औचित्य ही नहीं उठता है। आज देश की अर्थव्यवस्था इतने नीचे चली गई है, अगला अनुमान है कि और नीचे चली जाएगी। आखिर क्या वजह रही कि जो है भारत सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही? माननीय मनोज जी, मेरे संपर्क में बहुत से व्यवसायी हैं। जिस प्रकार की योजना माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने किया है उसका कहीं ना कहीं लाभ मुझे भी मिला है। एक व्यापारी होने के नाते जो भी मैं अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि 30 लाख करोड़ की जो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणा करी है उसमें से हर व्यवसायी को जो भी उसका लोन चल रहा था उसका 20% का रकम उसके अकाउंट में सरकार ने दिया है। क्यों दिया है? कोविड की वजह से। कोविड को कहाँ मिला? आम आदमी आप उन्हीं लोगों को मिला जिनको पहले से रजिस्ट्रेशन था, जिनके पास पहले से लघु उद्योग थे। ऐसा है मनोज जी भाई साहब, नए और पुराने उद्योग, समस्या कोविड के पहले जितने लोगों के उद्योग थे, और उद्योग में भी 2 कैटेगरी की होती है। एक तो ये होता है जो आदमी अपने पैसे से करता है, और एक ये होता है कि अपने पैसे के साथ साथ वो बैंक से लोन लेता है, उसको रिकवरी करने के लिए चाहिए होता है। किसी भी कार्य करने के लिए एक फार्मूला बनाया जाता है। सरकार ने ये फार्मूला बनाया कि जो उद्योग चलाने के लिए बैंक से लोन लिए हुए हैं उसका 20% का अमाउंट उनको और दे दिया जाए। अब आप नया किसको बोलेंगे? अगर आप नया कोविड के दौरान अगर कोई आदमी नया व्यापार शुरू करता है तो वो नया कहलाएगा। तो उनको भी तो नहीं मिला था। नहीं, उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर से आप समझिए, अगर आपके घर में 3 लड़कियां हैं, आप बड़ी लड़की की शादी की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर कोई आके कहे कि नहीं दूसरी लड़की की शादी आप तय कीजिए, तो मालिक होने के नाते आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया रुक जाओ, एक के बाद दूसरे का नंबर आएगा। हर जगह फिट नहीं होता है, ये सोशल उदाहरण है और वो जो है इकोनॉमिक एग्जांपल है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन द सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो बिजनेस चाहिए ना, जब उसका ग्रोथ होगा, बिजनेस होगा, पैसा कमाएगा तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी ही विल कंप्लीट। मनोज जी भाई साहब, एक मैं समाज में जो काम कर रहा हूँ उसमें एक मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, उसमें एक मैंने चीज ढूंढी है। चीज क्या है कि भारतवर्ष में ये नहीं पता चल पाता है कि विक्रम सिंह पटेल किसान हैं, कि विक्रम सिंह पटेल नेता हैं, कि विक्रम सिंह पटेल व्यवसायी हैं, कि विक्रम सिंह पटेल छात्र हैं,
ये पता नहीं चल पाता। तो आज को आपको क्या लगता है, तो जो हो गया ना तो जो समस्या आती है वो ये आती है कि एक ही आदमी एक साथ चार बातें करेगा, कई चीजों को वो जब आएगा तो वो अपने आप को युवा आंदोलन में खड़ा कर लेगा, वही व्यक्ति अपने आप को किसान बता देगा, व्यापारी, वही व्यक्ति अपने आप को व्यापारी बता देगा, वही नेता बन जाएगा। इसका मतलब मूल जो आवश्यक लोग होते हैं उन तक बात नहीं पहुंच पाती। मेरा ये कहना है कि वही व्यक्ति बार बार सामने आ जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और खुशकिस्मती से हम लोगों के बीच के हम सब लोगों के अगुआ उप मुख्यमंत्री बने, तो हम लोगों की बैठक हुई जिसमें बातचीत ये हुई कि किस तरीके से आगे हम लोग समाज का भला करें, किस तरीके से हम लोग क्षेत्र की उन्नति करें। तो एक मैं छोटा सा उदाहरण है दे रहा हूं। तो उसमें यह हुआ कि भाई साहब हमारे यहाँ सड़कें बहुत ही गड़बड़ हैं और सड़क जो है अगर बन जाए तो लोगों का आने जाने का जनजीवन अच्छा वो हो जाएगा, एक लोगों की लिविंग स्टाइल टाइम जो है वो कम, जीवन शैली वो थोड़ा सी उन्नति हो जाए। हम सब लोगों ने इलाहाबाद में जितनी तेजी से ओवरब्रिज, जितनी तेजी से हम लोगों ने सड़क निर्माण कराया वो एक तरीके का मिसाल हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और जगह भी हुए हैं, लेकिन इलाहाबाद में जिस तरीके से पुलों का निर्माण हुआ, जिस तरीके से इलाहाबाद जनपद में, आप कभी बहरिया जाइए, 5 साल पहले बहरिया एकदम इलाहाबाद से कटा हुआ था। या मैं ये भी चैलेंज करूंगा कि पिछले इस हमारी सरकार के पहले जो भी रेवेन्यू का आय का हिस्सा आता था, कितना हिस्सा बहरिया ब्लॉक और मवाइमा ब्लॉक में लगता था, आज भाई साहब आप चाय पीते हुए कार में आप बैठ करके बहरिया और मवाइमा की सड़कों पे आप दौड़ सकते हैं। लेकिन आपके ही बगल में वो क्या नाम है, हनुमानगंज से चंदहुआ और जो है फिर ब्रबन को यहाँ नहीं जा सकते। ऐसा है, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। मैं आपकी बात मैं आपकी बात को लेके चल रहा हूँ। हम कहाँ से शुरू किए? हम यहाँ पर शुरू किए 0 से, या हम कह रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर से शुरू किए, हम अभी तक 65 किलोमीटर। सर इतना 0 था, आप मानते हैं कि अच्छा पहले सड़कें ही नहीं थी? हाँ, आप मुझे बताइए, आप बबन को, आप हनुमानगंज से चंदौहा रास्ते की आप बात कर रहे हैं, आप जो है सहसों से हनुमानगंज की और सहसों से फाफामऊ की सड़क की बात करिए। तो वही ना जो बनी है, आप बात करिए ना, आप उस सड़क की बात करिए, आप इस सड़क की बात कीजिए, आप नवाबगंज से पटेल नगर की आप सड़क देख लीजिए। जितनी भी सड़कें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हम लोगों ने टारगेट को अचीव कर लिया है, लेकिन हमारा जो रेशियो रहा है, हमारे रेशियो प्रोग्रेसिव रहा है। सर हम लोग राजनीति पे बात करते हैं, आप एक चीज़ बताइए, 2022 में आपको क्या लगता है, दोबारा बीजेपी रिपीट करेगी या कोई दोबारा? अरे हम 50 साल तक यहाँ पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोग 50 साल तक रहेंगे माननीय तिवारी जी। कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? ऐसा है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस तो उन लोगों का था जो कह रहे थे कि दोबारा मोदी सरकार नहीं आएगी। ओवर कॉन्फिडेंस तो ये था कि नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो अब उनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, इसकी तुलना आप कर लीजिए। नोटबंदी आई, लोगों ने बोला अब तो सरकार नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत, रिकॉर्ड तोड़ 325 सीट के साथ हम लोग आए। 402 403 में 325 का कितना प्रतिशत है आप निकाल लीजिए। केवल वही लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए जो अपना घर मान के पार्टी को चलते हैं, जो केवल अपने घर के लोगों की राजनीति करते हैं, नहीं तो बाकी पूरा समाज, पूरा प्रदेश। इस बीच विक्रम सिंह पटेल की राजनीति कहाँ है? हमारी राजनीति अभी आजकल आप दिखते नहीं है, नहीं तो पहले शहर में वो होर्डिंग, वो बैनर लगे होते थे आपको ना दिखने का कारण तो कोविड है। नहीं, साथ में तो 6 महीने पहले लगा है। अरे भैया 6 महीने पहले क्या, मैं आपको एक एक दिन का हिसाब दे दूं? मैं तो एक एक दिन का ब्यौरा लिखता हूं कि मैं कहां गया, क्या कार्य किया, किससे मिला, किसका कार्य किया। एक होता था पब्लिक अपील ना, सारे जगह दिख जाता था। ऐसा है, दो चीजें थी। क्या आंतरिक गुटबंदी की वजह से तो नहीं ऐसा गायब हो गया? नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको भी जानना चाहिए और लोगों को भी जानना चाहिए। जब तक हमारी सरकार नहीं थी, ठीक,
तब तक मैं उन समुदायों को इकट्ठा करता था जो सरकार अन्य उस समय की सरकारों से संबंधित जो शोषित लोग थे। अब उन लोगों को तो मैंने इकट्ठा कर लिया। मैं बताता था कि हाँ, अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आप सही हैं, तो आपका साथ मैं दूंगा। इसलिए मैं लोगों के बीच में अपना प्रचार प्रसार करता था। अब प्रचार प्रसार करते करते हमारी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद हमारे पास डेटा हो गए कि हाँ, यहाँ पर इतने आदमी शोषित हैं, यहाँ पर इतने आदमी शोषित हैं, यहाँ पे इतने आदमी शोषित हैं। आप सेलेक्टिव जगह काम करने लगे। ऐसा है, एक साथ तो आप पूरा खा नहीं सकते हैं। जो भी काम करेंगे वो आप चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो वो मेरा चरण था लोगों को कलेक्ट करना। ये मेरा चरण है कि अपनी सरकार में ये लोगों को कलेक्ट करना और लोगों से कॉन्टेक्ट करने का क्षेत्र है कोई, कि बस पूरे प्रदेश? नहीं, मेरे पास तो जो भी आ जाता है। नहीं, क्षेत्र बताइए सर, किस क्षेत्र में आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? भाई साहब, फूलपुर नहीं, ऐसा फूलपुर विधानसभा तो एक बड़ा छोटा सा क्षेत्र है। और फूलपुर विधानसभा हो गया, शहर दक्षिणी हो गया, शहर पश्चिमी हो गया, शहर उत्तरी हो गया, कई सारे विधानसभाओं की बात इसमें नहीं भाई साहब, अगर आपको याद होगा तो मैंने नए जिले की मांग भी की थी। हाँ, ये मांग मैं पूछने वाला था। मैं आपको, तो फिर नहीं, ये मांग दोबारा क्यों नहीं? मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ ना। मैं अपनी तरफ से बात रख रहा हूँ, ये आप पूछ नहीं रहे, मैं अपनी तरफ से बात रख रहा हूँ। सवाल मेरा जिले पर ही। तो शहर उत्तरी फूलपुर विधानसभा, शहर दक्षिणी, शहर पश्चिमी, जिसमें से उत्तरी और दक्षिणी तो 100% शहर में आते हैं। उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी नहीं, उत्तरी और दक्षिणी। पश्चिमी में हम करीब 70% शहर में कवर करते हैं। बिल्कुल। फूलपुर विधानसभा में हम करीब 50% आज के समय पर जो यहाँ पे नगर निगम की सीमा आ गई है 50% करते हैं। तो जहाँ पर शहर आ जाता है वहाँ पर स्मार्ट सिटी का फंड हमारा बड़ा आराम से जाने लगता है। इसलिए यहाँ पर काम करने की विशेषता हमारी आवश्यकता नहीं है। हमारी आवश्यकता पड़ती है तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे आपका शहर पश्चिमी की बात। ये जिला कब बनेगा विक्रम सिंह पटेल? इसके लिए कोई मांग? हाँ, ऐसा होता है, मांग तब किया जाता है जब आप पार्टी आपकी विपक्ष में। आज हम सत्ता में, काम करवाइए, जिला घोषित करवाइए, ये कार्य होगा। अभी आप शायद एक आपके सामने अभी जिला पंचायत का भी आपने प्रश्न मुझसे नहीं किया है। जिला पंचायत में भी एक बड़ी समस्या आ रही है कि इलाहाबाद जनपद बहुत बड़ा जनपद है। यहाँ पर जिला पंचायत का अगर 92 जिला पंचायत सदस्य होते हैं। हाँ, अगर सदस्यों से, अगर जनता से उसका चुनाव कराया जाएगा तो एक ये उत्तर प्रदेश में बिगेस्ट, अब तो जनता से डायरेक्ट नहीं होगा। इन सब के कारण है। तो बात रही जहाँ तक गंगा पार को अलग करने की, ये बात ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दे दिया गया है। समय आने पर वो लोग इसका निर्णय ले लेंगे। और उन लोगों ने मुझे इस पे आश्वस्त किया है, ये मान के चलिए, और धन्यवाद भी दिया है कि आपने जो है इस चीज को उठाया है। तो ये गंगा पार जिला बनेगा और विक्रम सिंह का प्रयास है ये? नहीं भाई, ऐसा हर अच्छे कार्य का तो मैं प्रयास करता हूँ, वो चाहे जिला बनने का हो जाए, चाहे सम्मान निधि लोगों तक पहुंचने की बात हो जाए। अगर आपने मेरा नीलगाय का उस समय का अगर आप देखे होंगे तो उस समय मेरी एक मुहिम थी कि 2 बीघा से कम के जितने भी लोग हैं उनको बीपीएल घोषित किया जाए। एक सवाल नहीं, आप पहले इस प्रश्न पे आइए। ठीक है। अब आप इस चीज में सरकार को धन्यवाद दीजिए कि जो ये विषय मैंने रखा था, सरकार ने आज उसको उठा करके 8 लाख रुपए कर दिया कि ऐसे लोगों को आरक्षण, या 10 लाख के नीचे के लोगों को आरक्षण देना, ये सरकार ने रखा है। 2 एकड़ जमीन, वहाँ तो 4 एकड़ है। नहीं, 2 एकड़ जमीन की बात मैंने इलाहाबाद के परिप्रेक्ष्य में रखी थी। ये पूरे प्रदेश। अब ये मेरा कार्य था कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, जितनी मेरी कार्य सीमा है, जितनी मेरी क्षमता है, मैंने वहाँ का आकलन करके रखा। सरकार ने उसको 4 एकड़ कर दिया। इसको आप क्या कहेंगे? ये तो धन्यवाद की बात है। किसान, मेरे कार्य तो हो रहे हैं। आप किसान नेता हैं, किसान बिल पे कितना बवाल मचा हुआ है, आप लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं बीजेपी के रूप में, जबकि उसमें लिखा भी नहीं है कि एमएसपी प्राइस से नीचे नहीं लिया जा सकता है। तो किसानों का मुद्दा आप सर पहले उठाते थे, अब नहीं उठाते, आप वेट कर रहे हैं किसानों का मुद्दा? नहीं, विपक्ष में जाने की तो बात ही नहीं है। किसानों का ये जो लोगों ने प्रोपोगंडा, ये मैंने क्या कहा, हमें
50% से ज्यादा वोट मिले हैं, तो जो 50% से कम तो वोट मिले हैं वो तो शोर 50% से ज्यादा वोट मिलने का मतलब डिक्टेटरशिप थोड़ी हाँ भाई, ना 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 ना, अरे भाई लोकतंत्र कह रहा है, लोकतंत्र कह रहा है, 52% 55% लोकतंत्र कह रहा है। 55% मिल जाए 45% वाले को समाप्त कर दो। समाप्त नहीं, आप मुझे 45% से वो व्यक्ति मुझे ला करके 5 व्यक्ति खड़ा कर दीजिए जो ये कहे कि नहीं मुझे सम्मान निधि नहीं मिल रही है। ये तो हर सरकार ये थोड़ी कहती है कि अगर कोई योजना चालू हुई है तो खाली जो है हमारे दल के कार्यकर्ता को मिलेगा, और ये तो संवैधानिक व्यवस्था बात हुई। समाजवादी पार्टी ने जब समाजवादी एम्बुलेंस चलाया था तो क्या उसने कहा था खाली समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की सेवा होगी? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कामधेनु योजनाओं का यहाँ पर प्रोजेक्ट आया था समाजवादी सरकार के समय पर। मैं किसी भी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पहले आप ये जान लीजिए कोई भी योजना कि सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो जनता के पक्ष के लिए होती है। तब आपने पुलों का उदाहरण दिया, लेकिन उसका पुल भाजपा शासन में बना तो उस पर रोक दिया गया क्या कि खाली भाजपा कार्यकर्ता चलेंगे? ये सोच की मैं आपको बात बता रहा हूँ। पुल तो बन जाना चाहिए था बहुत पहले, जो अंडरग्राउंड बनाया गया था, अंडरग्राउंड बेसमेंट, दैट इज द बेस्टेज ऑफ द मनी। अंडरग्राउंड बेसमेंट वहां पर बनाया गया था, तो एक हाई कोर्ट नहीं, हाँ क्यों बनाया गया था? यही होता है सरकार, अच्छी सरकार और खराब सरकार का अंतर। अच्छी सरकार वो कार्य करती है जो सभी के लाभ के लिए होती है, जिसका पब्लिक कार्य होने के बाद, पैसा लगने के बाद, जिसका जनता उपयोग और उपभोग पूर्ण रूप से कर सके। उस सरकार ने कैसे सोच लिया कि यहाँ पे अंडरग्राउंड बना देना चाहिए? किसका पैसा लगा? सर तिवारी जी, कहीं ना कहीं ये पैसा आपका लगा या मेरा लगा? अगर आप पर्सनल एक पार्टिकुलर एरिया में रहेंगे तो लंबी बात खींच जाएगी। आप एक चीज़ हमको बताइए कि अगले चुनाव में आपने पिछले चुनाव में तो आपने इतने वायदे किए जो पूरे नहीं हुए दिख रहे हैं, अगले चुनाव में भी ऐसे लंबी वादे भाजपा करेगी? भाई ऐसा है, वायदे तो किए ही जाते हैं पूरा ना करने के ना। अब आप ये देखिए, हम लोगों ने वादा नहीं किया है, हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया था, और आप एक संकल्प पत्र, इस समय मेरे पास तो नहीं है, अगर आप पहले मुझे संकल्प पत्र पे बात करने की अगर आप बात कहते तो मैं संकल्प पत्र लेकर के आपके साथ बैठता और उसमें मैं दिखाता कि तिवारी जी इन 3 सालों में, अगर आप प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं तो इन 3 सालों में हम लोग 70%, 80% से ज़्यादा संकल्प पत्र के बिंदुओं को हम लोगों ने पूरी योजना उनका जमीन पे उतार दिया है। चलिए नेताजी, हाँ अभी कुछ चीजें हैं, ठीक उतनी ही चीजें बाकी हैं जो अगले चुनाव मुद्दा बन सके, जितना अभी हमारे पास कार्यकाल है। अच्छा, क्योंकि आपको इस कार्यकाल के बाद फिर कोई समस्या नहीं बचेगी। भाई साहब, लड़का अगर कक्षा 6 में पढ़ रहा है तो उसे हम कक्षा 6 की किताबें दिलाएंगे, जब वो कक्षा 7 में पहुंचेगा तब उसे कक्षा 7 की किताबें में हम दिलाएंगे। अगर आप ये कहें कि नहीं एक बार में उसको कक्षा 12, 15, 18 तक की किताबें दे दीजिए, नेताजी ये तो संभव नहीं है। सिलसिला है, चलता रहेगा। 50 साल का कोर्स आपने डिसाइड कर रखा है। आप ये बताइए, डॉक्टर बिक्रम सिंह पटेल अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हाँ या ना? ऐसा है, आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए कि आपकी इच्छा है कि नहीं, यही मान लेते। लड़ना ना लड़ना ये विषय, लड़ना या ना लड़ना, लड़ाना या ना लड़ाना, ये विषय पार्टी के मुखिया की। अच्छा, आप अपनी सोच से बताइए कि यदि आप विधायक बनते हैं, हाँ, तो सबसे पहले समाज के लिए आप क्या करेंगे? जो नीतियां हमारी बनी हुई कहते हैं, और इस चीज को कहने पे हमें गुरेज भी नहीं करना चाहिए, वो 100% जमीन पे उतारना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। कहीं पर कोई योजना 70% उतरती है, कहीं पर कोई 80% उतरती है। जिस बात से आप भी सहमत हैं, जिस बात से विपक्षी भी सहमत हैं कि हाँ ये पूरी योजनाएं अगर जमीन पे उतर जाएं, सहमत हैं लोग, हाँ, तो ये सभी के लिए थ्योरिकल तो सही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकली सभी के लिए अच्छा हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला यही रहेगा कि जितनी भी नीतियां हैं 100% मैदान में आ जाएं। जैसे हमारे यहाँ एक अभी KG to PG बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, इसका कार्यक्रम है। युवाओं के लिए अभी सरकार ने बहुत से कार्यक्रम चलाए हुए हैं। हमारे यहाँ पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी
भी ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है। मैं भी कंपटीशन की तैयारी किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कोई किसी दूसरे कार्य में आ गया। बिल्कुल। इसी तरीके से जो बेरोजगारी का है, जो सरकार की योजनाएं हैं, अभी कहीं ना कहीं पे सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा उनके ऊपर अगर हम कहें ग्रहण लग जाता है, तो अभी ग्रहण पूरी तरीके से हम लोग नहीं साफ किए हैं। अच्छा। इसको कहने मुद्दा बनाएंगे अगले। नहीं, इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, जैसे अभी हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से करीब 1 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई। उनको हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ जो पुलिस के द्वारा जो बर्बरता कहीं कहीं पर हो जाती है, उसका क्या कारण है। उन्होंने इस चीज़ पर हमसे चर्चा करी। हमने उसका एक बताया कि कारण तो कई हैं, लेकिन एक मुख्य कारण ये है कि पुलिस वालों का घर से दूर रहना, पुलिस वालों को बीपी की प्रॉब्लम होना, एक शारीरिक रूप से जो उनकी सेहत गड़बड़ है, उसकी वजह से पुलिस वाले गुस्से में आ जाते हैं और सामने वाले के साथ कहीं ना कहीं जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर उनका भी कुछ ना कुछ अंशदान होता है। तो उन्होंने बोला इसका क्या कारण है, इसका उपाय क्या है। तो हमने कहा कि जो हमारे यहाँ पर छुट्टी देने का प्रोविज़न है, हमारे यहाँ पर हर 6 महीने पे उनका फिजिकल चेकअप होना चाहिए, फिजिकल चेकअप होना चाहिए। उन्होंने उसी समय फ़ोन घुमाया। हमने उनसे कहा कि फिजिकल चेकअप हो, अगर स्वस्थ शरीर रहे तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उन्होंने तुरंत फ़ोन घुमाया और पूछा, तो जवाब ये मिलता है कि हाँ ऐसी व्यवस्था है पहले से। ठीक है। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह जी ने आपने ये जो बात आपने बताई है, इस पे क्रियान्वयन में त्वरित गति से मैं कर रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है आपकी। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप पत्रकार बन गए हैं या मैं नेता बन गया हूं तो सारी की सारी जनता एकदम ठीक हो गई है। नहीं, उसे ठीक करना है और उसमें कहीं हमें झूठ भी नहीं बोलना है। हमें ये नहीं कहना कि मैंने सब ठीक कर दिया। हाँ, चुनावी जुमले ये चीज तो जनता कहेगी कि हाँ आपने ठीक कर दिया है, इसीलिए मोदी सरकार फिर से आएगी। नहीं ठीक किया तो जाएगी। भाई ये तो जनता का वो है। चलिए नेताजी, आपको डॉक्टर विक्रम पटेल को बहुत लोग सुनना चाहते हैं। युवाओं को डॉक्टर विक्रम पटेल क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से यही मेरा निवेदन है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो शिक्षा की नीति चल रही है, शिक्षा की रीति चल रही है, उसको समझने का प्रयास करिए। जितने भी हमारे सरकार द्वारा जो भी इस तरीके की स्कीम्स आ रही हैं, जो इस तरीके के आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की जो भी व्यवस्था हो रही है, मोबाइल में एक समय निश्चित कर लीजिए कि अगर आप मोबाइल 8 घंटे चलाते हैं दिन के, तो उसमें से आधे घंटे सरकार की रीति नीति, स्कीम, गाइडलाइन, इन सबको पढ़िए। इनको आप पढ़ेंगे तो कोई आदमी आपको गलत नहीं कर पाएगा, कोई आदमी आपको बहका नहीं पाएगा। और नेताजी, आपने हमारे टॉक में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया, आपको भी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल जी थे। डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल जी का कहना है कि योगी और मोदी सरकार सब काम अच्छे कर रही है और 50% से ज़्यादा जनता ने इनको सरकार में चुनकर भेजा है और सारी योजनाएं 100% ज़मीन पर आने पर उसका प्रभाव और दिखेगा। आपने दावा किया कि अगले 50 साल तक बीजेपी की ही सरकार रहेगी। आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? इस प्रश्न के सवाल के जवाब में डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल ने कहा, जहां से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ाना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। आगे भी हम आपको ऐसे ही युवा नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाज़त। देखते रहिए मनोज तिवारी का।